सवाल इसी से जुड़ा है कि ये जो विद्युत सेल होते हैं, इनका इस्तेमाल कहाँ-कहाँ होता है। हमारे पास विकल्प हैं अलार्म घड़ी, ब रेडियो, स कैमरा या फिर द उपरोक्त सभी। ये तो काफी सीधा है। इसका सही उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। मतलब इन सभी में? हाँ, मतलब विद्युत सेल का उपयोग एक पावर सोर्स के तौर पर अलार्म घड़ी, कलाई घड़ी, रेडियो, कैमरा और भी कई सारी चीजों में किया जाता है। अच्छा, अब सेल के अंदर की बात करते हैं। मेरे पास यहाँ कुछ कथन है और हमें बताना है कि इनमें से असत्य मतलब गलत कौन सा है। ठीक है। पहला कथन है, सेल के एक तरफ धातु की टोपी और दूसरी तरफ अधातु की डिस्क होती है। दूसरा है, सेल के एक तरफ धन चिन्ह और दूसरे तरफ ऋण चिन्ह होता है। और तीसरा, सेल में संचित रासायनिक पदार्थों से विद्युत उत्पन्न होती है। बहुत अच्छा सवाल है ये। इसमें थोड़ा ध्यान देना होगा। तो विकल्प है ए, केवल पहला कथन गलत है, बी, पहला और दूसरा दोनों गलत हैं, सी, दूसरा और तीसरा गलत है, या डी, कोई भी गलत नहीं है। इसका सही जवाब है ए, यानी केवल पहला कथन असत्य है। अच्छा, वो क्यों? मुझे तो लगता था कि नीचे का हिस्सा अलग मटेरियल का होता है। हाँ, यही आम गलत फहमी है। असल में विद्युत सेल में जो धातु की टोपी होती है वो धनात्मक सिरा होता है और जो नीचे धातु की डिस्क होती है वो ऋणात्मक सिरा। मतलब दोनों ही सिरे धातु के होते हैं, अधातु के नहीं। अरे वाह, ये तो नई जानकारी है। ठीक है, तो अब टर्मिनल्स और स्विच पर आते हैं। फिर से दो कथन है और हमें सही वाला पहचानना है। बताइए। एक धनात्मक टर्मिनल सिरा होता है और दूसरा ऋणात्मक होता है। और दूसरा, विद्युत स्विच का उपयोग विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने या प्रारंभ करने के लिए किया जाता है। तो विकल्प है ए, केवल पहला सही है, बी, दोनों ही सही हैं, सी, केवल दूसरा सही है, या डी, दोनों ही गलत हैं। इसका जवाब है बी, मतलब कथन आई और आई दोनों ही सही हैं। हाँ, ये तो अब समझ में आ रहा है। बिल्कुल। किसी भी विद्युत सेल में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव सिरा होता है और स्विच का काम तो हम सब जानते हैं, करंट के फ्लो को शुरू या बंद करना। सही है। अच्छा, एक छोटा सा लेकिन जरूरी सवाल। आपने बिजली के खंभों पर या ट्रांसफार्मर पर एक चिन्ह देखा होगा, खोपड़ी और क्रॉस वाला। तो वो क्या दिखाता है? ए सुरक्षित, बी खतरा, सी कंकाल, या डी, ए और सी दोनों। इसका जवाब तो बहुत ही स्पष्ट है, बी, खतरा। वो हमें चेतावनी देता है। बिल्कुल। चलिए, अब बल्ब की बात करते हैं। उसकी बनावट के बारे में कुछ कथन है और हमें बताना है कि कौन सा सही नहीं है। ठीक है, बल्ब के बारे में। प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पतले तार को बल्ब का तंतु कहा कहते हैं। ये तंतु दो मोटे तारों के बीच लगा होता है। दोनों मोटे तार बल्ब की सतह पर धातु के ढांचे से जुड़ा हुआ होता है। और डी, इस प्रकार विद्युत सेल और विद्युत बल्ब दोनों में ही दो दो टर्मिनल होते हैं। इसमें एक बहुत बारीक डिटेल है। इसका सही जवाब है सी, ये कथन सही नहीं है। अच्छा, वो दोनों तार ढांचे से नहीं जुड़े होते? नहीं, होता क्या है कि वो जो तंतु होता है वो दो मोटे तारों के बीच तो होता है, लेकिन उनमें से एक मोटा तार धातु के ढांचा से जुड़ता है और दूसरा वाला सीधे नीचे धातु की नोक से जुड़ा होता है, दोनों ढांचे से नहीं। समझ गया। मतलब करंट के आने और जाने के लिए दो अलग अलग पॉइंट होते हैं। बिल्कुल। तो अगला सवाल इसी से जुड़ा एक तरह से फिल इन द ब्लैंक है। प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पतले तार को बल्ब का कहा जाता है। ये तो हमने अभी अभी बात की। हाँ, विकल्प हैं ए, तंतु, बी, टर्मिनल, सी, सेल और डी, पेंसिल। सही जवाब है ए, तंतु। प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पतले तार को बल्ब का तंतु या फिलामेंट कहते हैं। बिल्कुल। अब आते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट पर, विद्युत चालक। यहाँ कुछ चीजों के नाम है, आई रबर बैंड, आई टेप, IV मानव शरीर और IV एल्यूमिनियम की पत्ती। इनमें से विद्युत चालक कौन कौन है, ये बहुत जरूरी है समझना। ए केवल I और I, बी केवल IV, सी केवल 3 और IV और डी 2, 3 और IV। इसका सही जवाब है सी, यानी केवल II और IV। मानव शरीर और एल्यूमिनियम की पत्ती। मानव शरीर भी? हाँ, मानव शरीर और एल्यूमिनियम की पत्ती दोनों ही विद्युत चालक के उदाहरण हैं, रबड़ और टेप नहीं। ठीक है, तो इसी से जुड़ा अगला सवाल है विद्युत चालक और विद्युत रोधी के बारे में। दो कथन है और हमें बताना है कि कौन सा सही नहीं है। ओके। विद्युत रोधी पदार्थ अपने अंदर से विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं। दूसरा,
विद्युत चालक पदार्थ अपने अंदर से विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं। तो हमें गलत वाला बताना है। हाँ, विकल्प है ए केवल कथन 1 सही नहीं है, बी केवल कथन 2 सही नहीं है, सी दोनों ही सही नहीं है, डी दोनों ही सही है। इसका जवाब है ए केवल कथन 1। ये कथन सही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो पदार्थ विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं वो तो विद्युत चालक कहलाते हैं। विद्युत बोधक, जिन्हें हम इंसुलेटर भी कहते हैं, वो तो अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते, रोकते हैं। अच्छा, हाँ, ये तो परिभाषा ही है। सही है। अच्छा, हम अक्सर कहते हैं कि बल्ब फ्यूज हो गया है, तो बल्ब के फ्यूज होने का असल कारण क्या हो सकता है? अच्छा सवाल है। बल्ब के तंतु का खंडित होना, मतलब टूट जाना। बी टर्मिनलों के बीच विद्युत धारा के परिपथ से धारा में रुकावट होना। सी टर्मिनल का काम नहीं करना, या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सबसे मुख्य कारण है ए बल्ब के तंतु का खंडित हो जाना, मतलब वो जो पतला तार है वो टूट जाता है। हाँ, विद्युत बल्ब के फ्यूज होने का एक कारण बल्ब के तंतु का टूट जाना है, और जैसे ही वो टूटता है विद्युत धारा का जो परिपथ है या सर्किट है वो भी टूट जाता है और करंट बहना बंद हो जाता है। समझ गया। तो अब विद्युत रोधी यानी इंसुलेटर पर आते हैं। इनमें से विद्युत रोधी पदार्थ कौन सा है? विकल्प हैं ए प्लास्टिक, बी वायु, सी रबड़, या डी उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब है डी उपरोक्त सभी। वायु भी? हवा? हाँ, प्लास्टिक, रबड़ और वायु तीनों ही विद्युत रोधी पदार्थ है। वो अपने अंदर से बिजली को आसानी से गुजरने नहीं देते। ये तो कमाल की बात है कि हवा भी एक इंसुलेटर है। मैंने इस तरह कभी सोचा नहीं। बिल्कुल, और ये हमारे लिए बहुत जरूरी भी है। हाँ, चलिए अब आज के आखिरी सवाल पर आते हैं। एक बंद विद्युत परिपथ में, मतलब एक कंप्लीट सर्किट में, बिजली कैसे बहती है? मतलब उसकी दिशा क्या होती है? हाँ, उसकी दिशा। विकल्प हैं ए बंद परिपथ में विद्युत प्रवाहित नहीं होती है, बी विद्युत धारा की दिशा विद्युत सेल के धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर चलती है, सी विद्युत धारा की दिशा ऋणात्मक टर्मिनल से धनात्मक टर्मिनल की ओर चलती है, या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है बी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। हाँ, पारंपरिक तौर पर यही माना जाता है कि एक बंद विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की दिशा विद्युत सेल के धनात्मक यानी पॉजिटिव टर्मिनल से ऋणात्मक यानी नेगेटिव टर्मिनल की ओर होती है। वाह, तो आज हमने एक छठी क्लास की किताब के कुछ सवालों से शुरू करके बिजली के पूरे इकोसिस्टम को ही समझ लिया। बिल्कुल, एक छोटे से सेल के अंदर के रासायनिक फैक्ट्री से लेकर सर्किट के पूरे रास्ते तक। हाँ, फिर हमने स्विच रूबी गेट से उसे कंट्रोल करना सीखा, फिलामेंट को गर्म करके रोशनी पैदा की, और आखिर में चालक और विद्युत रोधी के उस अदृश्य नियम को समझा जो इस पूरी व्यवस्था को सुरक्षित और कारगर बनाता है। बिल्कुल, हमने आज विद्युत परिपथ के सबसे मूल सिद्धांतों को छुआ है, और अब यहाँ से एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या? हमने जिन सरल नियमों की बात की, धारा का प्लस से माइनस की ओर बहना, चालक और रोधक का अंतर, इन्हीं नियमों का उपयोग करके हमारे शहरों और घरों में बिजली का इतना विशाल और जटिल नेटवर्क कैसे काम करता है, और उस विशाल नेटवर्क को सुरक्षित बनाए रखने के लिए इन पदार्थों का संतुलन कितना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, ये सोचने वाली बात है।